नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए से, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। तो आज ये इस वीडियो के अंदर हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कशन है वो करेंगे किस तरीके से, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा डिस्कशन जिस तरीके से रहा था कि भूमि स्वामित्व के ऊपर जो बर्नर के द्वारा जो वर्णन किया गया था, जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश के बारे में, समाज के बारे में, उनकी स्थिति और शासक के बारे में जो वर्णन है वो बताया गया था, जिसमें शासक और जो शक्तिशाली मीर वर्ग, जो शक्तिशाली वर्ग माना गया था, और अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा उनको अधीन है वो बताया गया था, जिसके पास गरीब के पास सिर्फ गरीबी के अलावा नामात्र के जो सामाजिक अधिकार है वो दिए गए थे, और काफ़ी जो मात्रा में इसमें जो स्थिति थी वो भयानक है वो बताई गई थी। और प्रजा और प्रशासक के बारे में जो शासक वर्ग था वो प्रजा को उपभोग का प्रमुख केंद्र है वो माना गया था। अब सामाजिक स्थिति और वर्णन के बारे में, और इसके अलावा जो महिलाओं की स्थिति थी, श्रमिक और अन्य स्थिति जो जिनके बारे में जो दासियां थी, उन सभी का वर्णन इस लास्ट वीडियो के लेक्चर में हम करेंगे। और ये लास्ट आज का ही हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि मुगल साम्राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा है वो करते हैं। जिस तरीके से उनका वर्णन और साम्राज्य के बारे में बर्नर के द्वारा उसका जो वृत्तांत है वो बताया गया था, उसके बारे में इस सच्चाई को इंडिकेट करने को काफ़ी अधिक मात्रा में पेचीदा है वो माना जा सकता है। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रावधान प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। यानी कि वो प्रॉफिट है वो कहीं भी किसी भी तरीके से उसको नहीं कमा पाते थे, और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और राजा के द्वारा कोई प्रोत्साहन उनको नहीं दिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था, यानी कि उसका पतन है वो होता चला गया। जब तक आपको प्रोग्रेसिव उसका ग्राउंड रिपोर्ट अब तब तक नहीं मिलेगी, राज्य सरकार या प्रशासन के द्वारा आपका सहयोग है वो नहीं किया जाएगा, तब तक डेवलपमेंट है वो नहीं माना जा सकता। और मुगल साम्राज्य प्रशासन के बारे में तो यहाँ जो सामाजिक स्थिति थी उसके शिल्पकारों के बारे में कोई कोऑपरेट है वो नहीं किया जाता था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात है वो होता था। अब बार्टर सिस्टम एक तरीके से प्रचलित था, काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों में आयात निर्यात के द्वारा सोने और दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा उनका जो व्यापारिक स्तर था वो किया जाता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के भिन्न से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित है वो करता है। जिस तरीके से उनका समावेश है वो किया जाता था वो काफ़ी अधिक मात्रा में उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में इंडिकेट करने के लिए काफ़ी अधिक जो महत्वपूर्ण सहयोग है वो माना जा सकता है। 77वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। अब उस स्थिति के अलावा जब वर्णन और उसकी स्थिति के बारे में हम देखते हैं तो काफ़ी पूरी जनसंख्या का लगभग 15,000 जो परसेंटाइज था वो शहरों में रहता था। आज दोस्तों उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के उत्पाद से अधिक है। वैसे हम देखते हैं कि आज लगभग 40-50 या 50 आधे से अधिक जनसंख्या लोग है वो शहरीकरण है वो हो चुका है। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर है वो कहता था, जिससे उनका आशय उन लोगों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर है वो रहते थे। अब जिस तरीके से जो वर्णन और उनका विश्लेषण और औद्योगिक उत्पादन है वो किया जाता था, उसी के द्वारा उसे जो शिविर नगर है बर्नियर के द्वारा उसका संबोधन है वो किया जाता था, जिसके द्वारा राजकीय शिविर पर जो काफ़ी अधिक मात्रा में लोग हैं जो डिपेंडेंट है वो रहते थे। उनका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और उनके कहीं और चले जाने के बाद तेज़ी से पतोन्मुख हो जाते हैं। इसलिए यह भी सुझाव था कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्थ नहीं होती थी और वे राजकीय प्रश्न पर आश्रित है वो रहते थे। जिस तरीके से उनका जो स्थिति के बारे में उनका पदोत्पान है या पदोन्मुख है, उनका जब वर्णन है वो उनकी स्थिति के बारे में जब देख सकते हैं तो व्यवहारिक तौर पे उनकी जो स्थिति थी वो पूर्ण है वो नहीं मानी जा सकती, और काफ़ी अधिक मात्रा में सहयोगपूर्ण जो रवैये उनके बारे में देखा जा सकता है। भूमि स्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक
अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यापारिक वर्गों के अस्तित्व के सूचक थे। अब जिस तरीके से वो सामाजिक परिवेश और सामाजिक वर्णन के अलावा जो व्यवस्था के बारे में जब बात कर रहा था, उसके अलावा जो अन्य जो नगर थे उनका अलग अलग महत्व है वो माना जा सकता था, जिसके बारे में अलग अलग स्थिति, अलग परिवेश स्थान के बारे में उसको इंडिकेट है वो किया जा सकता है। जैसे प्रोडक्शन के बारे में कोई नगर था, व्यापारिक स्तर के लिए कोई नगर था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कोई नगर था, धार्मिक स्तर के लिए कोई नगर था, तो इनका रिलीजियस के अंदर था वो अलग अलग है वो माना जा सकता। जैसे हम देखते हैं आईटी सेक्टर में जब हम बात की जाती है तो हमारे जब हरियाणा में बात की जाती है तो गुड़गांव का नाम आता है, और जब वर्ल्ड में हमारी जब भारत में जब बात की जाती है तो बेंगलुरु का नाम आता है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक तौर पे अगर देखा जाता है हिंदू रीति रिवाज के अंदर हमारी जो स्थान है वो अलग अलग प्रमुख है वो माने गए हैं। जैसे हम क्रिया कर्मकांड करवाने के लिए हम हरिद्वार के लिए अपने जो उत्तर भारत के अंदर काफ़ी जो लोगों का व्यवहारिक स्वरूप है वो रहता है। तो इस तरीके से उसको लोगों के उत्पादन, व्यापार, बंदरगाह, धार्मिक स्तर, तीर्थ स्थान के लिए अलग अलग जो इनका जो प्रमुख केंद्र है वो माना जा सकता है, और उसी वजह से ही वर्नर के द्वारा उनको इंडिकेट है वो अलग अलग तरीके से उसका वर्णन है वो बताया गया। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक और बंधुत्व के संबंधों से जुड़े रहते थे और अपने जातीय और व्यावसायिक अस्तित्व के माध्यम के द्वारा संगठित रहते थे। तो जितने भी व्यापारिक लोग और जो कार्य प्रणाली से संबंधित होते थे वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था और व्यवसायों के द्वारा आपस में जो संगठित है वो रहते थे। जैसे सोने का कार्य करने वाले जो सोनार होते हैं वो उससे संबंधित है वो माने जाते हैं, जूते का कार्य करने वाले, कपड़े का कार्य करने वाले, जैसे जाति विशेष से संबंधित है वो इंटरकनेक्टेड आपस में रहते हैं। तो इसी तरीके से वो व्यवस्थाओं का व्यवसायिक जो संस्थान थी, जो उनके संगठन थे वो आपस में इंटरकनेक्टेड है वो रहते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था जिनके मुखिया को सेठ। अब जिस तरीके से पश्चिम भारत में अंदर जो व्यापारिक स्तर के लोग थे उनको महाजन कहा जाता था, जो व्यापारिक स्तर के ऊपर संगठित रहते थे, और उनके जो प्रमुख होता था उनको सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदायों के मुखियों के द्वारा होता था, जिसे सेठ नगर है वो कहा जाता था। जिस तरीके से जो बड़ा नगर या व्यापारिक केंद्र है वो माना जाता था उसे नगर सेठ के नाम से माना जाता था। अन्य शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक वर्ग जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि शामिल थे। जो अन्य वर्ग व्यापारिक जो कार्य प्रणाली जो करने वाले थे उनको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। अब जैसे हकीम होते थे उनको डॉक्टर कहा जाता था, पंडित मुल्ला को अध्यापक, वकील को एडवोकेट, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार अलग जो कार्य प्रणाली से संबंधित है वो माने जाते थे। जहाँ काय राजकीय प्रश्न पर आश्रित थे तो कई अन्य संरक्षण तथा भीड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा पर द्वारा जीवन यापन है वो करते थे। तो काफ़ी ये जो समुदाय के लोग थे वो अलग अलग कार्य प्रणाली के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे जो टीचर होते हैं वो उनका जो कार्य प्रणाली है वो सेवा भाव से किया जाता है, और जो व्यापारिक लोग होते हैं वो प्रॉफिट के लिए कार्य प्रणाली वो अपनाई जाती है, उसके लिए जो अलग अलग जो प्रणाली है वो अपनाई जाती है। तो इनका संबंधित अलग अलग जो इनका कनेक्टेड है वो इनके बारे में जो माना जा सकता है। तो अब लास्ट में हमारा आ जाता है कि किस तरीके से जो महिलाओं की जो स्थिति थी जिसमें दासियां, सती और श्रमिक लोग उनके स्थिति के बारे में संबंधित है वो उनका वर्णन है वो किस तरीके से माना जा सकता है। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुषों थे जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। जिस तरीके से वृत्तांतों के बारे में, उनके अध्ययनों के बारे में, उनके लेखों के बारे में हम उनकी स्थिति के बारे में देखते हैं तो काफ़ी अधिक मात्रा में जो स्थिति महिलाओं के विषय के बारे में रुचि और जिज्ञासापूर्ण रहती है, और काफ़ी अधिक मात्रा में उन स्थितियों महिलाओं के बारे में पुरुषों को द्वारा जो वर्णन है वो बताया गया है। कभी कभी वे सामाजिक पक्ष को सामान्यतः परिस्थितियाँ मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दासी किसी भी अन्य पुरुष की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप प्रदान है वो किए जाते थे। तो इनके वर्णन के बारे में हम देखते हैं, उनकी स्थिति के बारे में किस तरीके से महिलाओं के द्वारा जो दास प्रथा का जिस तरीके से वर्णन है वो किया जाता है, वो उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट है वो बनाई जाती थी। उसमें हम देखते हैं कि इनकी जो वर्णन है वो अलग अलग तरीके से इनको पेश है वो किया जाता था। प्राचीन समय काल के अंदर जो महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत
इनको बेचने खरीद फरोख्त का कार्य वो किया जाता था, और मोस्टली अनुचित कार्य भी उनसे करवाए जाते थे, और एक दासी की तरह उनसे व्यवहार है वो करवाया जाता था। तो मोस्टली कई बार इनको भेंट स्वरूप भी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के द्वारा या एक पक्ष के दूसरे पक्ष के द्वारा इनको जो भेंट स्वरूप इनको वस्तुओं के रूप में इनके दासियों का जो व्यवहार है वो किया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास है वो खरीदे थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा मिलने के लिए इब्न बतूता जब सिंध के रास्ते जब भारत में पहुंचा था तो उसके लिए वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, ऊँट और दास उसके भेंट स्वरूप है वो लिया गया था या बनाए गए। तो ये परंपरा स्वरूप है, ये चीज़ें सारी है वो उस समय काल के अंदर अपनाई जाती थी। जब वह मुल्तान पहुंचा था उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा के रूप में जो स्वरूप प्रदान है वो किए थे। जब इसी के अंतर्गत वो मुल्तान पाकिस्तान के अंदर जब पहुंचा था तो गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक घोड़ा और दास के स्वरूप है उनको प्रदान है वो किए थे। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके और 200 दास है वो दे दिए थे। अब इसी के संदर्भ में जब इब्न बतूता की जब बात की जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक था वो धर्मोपदेश नामक जब चीज़ें प्रदान करने के लिए वो लगभग उसको 1 लाख टके जो मुद्रा थी, करेंसी थी वो, और 200 रुपये के जो पैसे यानी कि उस समय की जो मुद्रा थी वो लोगों को प्रदान है वो की जाती थी। तो इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ संगीत और गायन में निपुण थी। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित है वो हुआ था। अब इसी तरीके से राजा महाराजाओं के द्वारा जब इन चीज़ों का वर्णन और इनका जो एक भेंट स्वरूप प्रदान है वो की जाती थी तो अलग अलग इन चीज़ों का जो व्यवहारिक स्तर है वो अपनाया जाता था, और काफ़ी अधिक मात्रा में इनकी जो स्थिति थी वो विसंगति पाई जाती थी। और इसी के अंतर्गत जब अलग अलग वर्णनों के बारे में जब इनके बारे में इनकी स्थिति का वर्णन किया जाता है कि जो दासियाँ संगीत गायन वो काफ़ी अधिक जो निपुण होती थी, जो काफ़ी अधिक मात्रा में एक्सपर्ट इसमें मानी जाती थी, उनको काफ़ी विभेद का सामना करना पड़ता था दूसरी दासियों की तुलना में। उनको काफ़ी उनके प्रदर्शन के ऊपर, उनके संगीत में गायन और प्रतिभा के दम पर उनको काफ़ी शान शौकत, पैसा, घर, जायदाद, ये सारी चीज़ें हैं वो इनको दासियों की तुलना में दी जाती थी। तो ये दासियों की तुलना भी जो विभेद की स्थिति थी राजा महाराजा के समय काल के अंदर भी देखा जा सकता है। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त है वो करता था। इसी के अंतर्गत जो दासियाँ होती थी वो दूसरे व्यक्ति पर्सन के अलावा इनको भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए ही दूसरी दासियों की भी दासियों के ऊपर नियुक्त है वो किया जाता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल है वो किया जाता था, जिसे इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं में पालकी या डोरों में पुरुषों महिलाओं को ले जाने के विशेष रूप से अप्रिय वो पाया था। जिस तरीके से दासों के द्वारा इनका जो प्रयोग है वो किया जाता था वो पालकी वगैरह में इनका जो वर्णन है वो किया जाता था, जिसके अंदर विशेष रूप से पुरुषों महिलाओं को लाने जाने के लिए पुरुषों का इस्तेमाल है वो किया जाता था। जिस तरीके से डोली या शादी विवाह के संबंध में हम इनके जो रिलेशन है वो देख सकते हैं। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू कार्य के लिए बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार को उन्हें रख पाने में असमर्थ होते थे, कम से कम 1 या 2 लाख में ही रख पाते थे। अब इनसे संबंधित जो इनकी कीमत होती थी वो अलग अलग इनको निर्धारित वो की जाती थी। कई बार काफ़ी अधिक मात्रा में शान शौकत के लिए राजा के द्वारा एक दासी को दूसरी दासी की तुलना में रखने का जो प्रचलन था वो किया जाता था। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। जो ये लेखने के और वर्णन और इनका प्रदर्शित करने का जो तरीका होता था वो काफ़ी अधिक मात्रा में विभिन्न होता था और काफ़ी अधिक मात्रा में इसको संकेतक के रूप में भी इंडिकेट करने के लिए माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि बर्नर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना था। जिस तरीके से जैसे आपको पता है कि सती प्रथा के द्वारा जिस तरीके से एक महिला के पति की जब डेथ होने के बाद उसकी चिता के साथ उस महिला को जला दिया जाता था, तो इस तरीके से बर्नर के द्वारा ही ये जो विवरण है वो काफ़ी अधिक मात्रा में भारतीय संदर्भ में इसका किया गया। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये मुख्यतः रीति रिवाज थी, एक रीति रिवाज के तौर पे इस सब रीति को माना जाता था, जिसमें से कुछ महिलाएं थी वो
खुद अपने आप को इस मृत्यु को गले लगा लेती थी, उसकी शेषशैया पे लेट जाती थी पति के साथ, और कईयों को मरने के लिए बाध्य वो किया जाता था जिंदा। लेकिन महिलाओं को जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों की ओर घूमना होता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले अनेक उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया जाता था। ये तो एक सती की स्थिति थी। इसके अलावा उत्पादन और कृषि के श्रम संबंध में महिलाओं की स्थिति का जो कार्य प्रणाली और जो कार्य था वो उस समय काल के अंदर करवाया वो जाता था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्य विवादों को अदालतों के सामने भी ले जाती थी। अतः यह संभवतः लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित रखा जाता था। तो जो पारिवारिक संबंध है जिनके व्यापार करने से संबंधित है वो माने गए थे, उन सभी को इससे संबंधित माना गया था। और इसकी वजह से ही उनकी महिलाओं को कभी कभी व्यापारिक गतिविधियों में और कभी कभी इस व्यापारिक विवादों को अदालत में ले जाने के लिए महिलाएं थी वो अग्रसर वो रहती थी। तो सारी संभावनाएं थी जो महिलाओं की स्थिति के बारे में बर्नियर के द्वारा सती प्रथा से लेकर कृषि कार्य से लेकर व्यापारिक स्तर पर इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो मानी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर यात्रियों के नज़रियों के माध्यम के द्वारा मुगल साम्राज्य के अंदर प्राचीन, वर्तमान और उसकी स्थिति का अवलोकन, भारतीय समाज और स्थिति के बारे में राजा महाराजा से लेकर जिस तरीके से उनका वर्णन है वो किया गया है वो काफ़ी उल्लेखनीय कार्य वो माना जा सकता है। तो इसके अलावा इससे संबंधित जो हमारे वीडियो लेक्चर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर है और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक तो इसके अलावा आप जैसे आपको पता है कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और काफ़ी धीरे धीरे इसका विस्तार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जब तक बच्चों आपकी मैनुअल क्लासें ना लगने लग जाए तब तक आप बच्चों ऑनलाइन अपनी स्टडी है वो पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, स्टडी कंप्लीट करते रहें और अपनी जो कोई भी डाउट हो वो टीचर से कंप्लीट है वो अपना करते रहें, पूछते रहें, उन्हें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, अपने बच्चों पढ़ते रहें, अपनी स्टडी कंप्लीट रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जितना हो सके अपनी इस सरकार के द्वारा जो दी गई हिदायतें इसका पालन है वो करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, ये लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।